नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं पुरुषोत्तम। आज एक हम खास परिचर्चा को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। परिचर्चा का विषय है आदिवासी जीवन में पर्यावरण चेतना। और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं श्री शरद सिंह कुमरे जी, जो जाने माने समाज सेवी हैं, सामाजिक चिंतक हैं, पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं। और आपने पर्यावरण को लेकर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आपको इन कार्यों के लिए कई सम्मान भी मिले हैं आपको। निर्मला प्रधान जी हमारे साथ हैं, जो आदिवासी जीवन शैली की जानी मानी एक हस्ती हैं। इनका नाम है निर्मला प्रधान जी। और आनंद श्याम जी हमारे साथ हैं, पर्यावरण संरक्षण में आदिवासी गौण चित्रकला के आप शिल्पकार हैं। आप तीनों ही का, शरद सिंह कुमरे जी, निर्मला प्रधान जी और आनंद श्याम जी, हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। परिचर्चा का विषय, जैसे हमने बताया, कि आदिवासी जीवन में पर्यावरण चेतना। और ये कहने की बात नहीं है कि आदिवासी साहित्य, आदिवासी संगीत, आदिवासी का जो जीवन है वो और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक है। मुझे लगता है कि आदिवासी जीवन का जो पर्यावरण के साथ गहरा संबंध है उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। आदिवासी जीवन में चाहे जल की बात करें, जंगल की बात करें या ज़मीन की बात करें, ये उनके लिए केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उनके लिए एक आस्था का विषय है। शरद सिंह कुमरे जी, आप आदिवासी जीवन को आपने बहुत पास से देखा है जी। पर्यावरण का उनके जीवन में किस तरह से महत्व होता है? जी, एक्चुअली सबसे बड़ी खूबी ये है आदिवासी समाज में कि वो अपने को जैव विविधता जो है उसका मेंबर समझते, उस परिवार का अपने को सदस्य समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे आज इंसान ये सोचता है, जो तथाकथित जो सभ्य समाज जो बोलते हैं कि आदिवासियों को लोग पढ़े लिखे नहीं मानते, परंतु मैं उसको अलग दृष्टि से मानता हूँ कि यदि दुनिया में आज जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो समस्याएं आ रही हैं, वैश्विक समस्याएं, उससे यदि बचना है तो आदिवासियों की जीवन शैली को देखें दुनिया और उनकी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे, तब जो है इस पृथ्वी में जीवन ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। नहीं तो जिस दिशा में हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं हम लोग, अंधाधुन आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, निर्माण हो रहे हैं, ये अपना लाइफ स्टाइल जो विलासितापूर्ण जीवन है मनुष्य का, वो बहुत अभिशाप बनता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो अध्ययन कर रहे हैं कि हम कैसे इस दुनिया में गर्मी कैसे कम करें। जैसे पृथ्वी में एक तरह से बुखार आ गया है, तो उसको हम कैसे कम करें। तो इसका सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जो ट्राइबल्स हैं वो जंगल में रहने की कला सिर्फ आदिवासियों को आती है, खुश रहने की कला। मान लो दूसरे समाज के लोग जो जंगलों में रहने के आदी नहीं हैं, वो यदि जंगलों में फंस जाएंगे तो उनको मतलब वो परेशान हो जाएंगे, है ना। घूमने जा सकते हैं परंतु वहाँ रहना, उनके साथ में अपनी जैव विविधता का मेंबर नहीं समझते हैं लोग। तो वो जो आदिवासी हैं वो मतलब उनके जीवन शैली में ही मतलब एक जैसे पर्यावरण के अनुकूल जीवों को, जो दूसरे जो वाइल्ड लाइफ है, उनको अपना परिवार का अंग मानते हैं। और इसीलिए उनके पूजा पद्धति, उनकी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज, उनके संगीत में, उनकी कविताओं में, साहित्य में, रचना में, सभी में पर्यावरण का एक उपासना है। उसमें उनको पूजते हैं वो, मतलब हर पल हर क्षण जो है वो पर्यावरण के साथ जीवन जीते हैं। सीधी सी बात ये होती है कि पर्यावरण है तो हमारा जीवन है, हमारा सबका, पूरे मानव जाति का जीवन है। पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये कहने की बात नहीं है। और आदिवासी इस चीज़ को आज से नहीं, जब से मुझे लगता है कि इस धरती पर इंसान आया है तब से इस चीज़ को समझ रहा है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यही एक वजह है कि आदिवासी संगीत की बात करें आप, साहित्य की बात करें, उनकी जीवन शैली की बात करें, तो सब जगह उनका जो केंद्र बिंदु रहेगा वो पर्यावरण ही होता है। आनंद श्याम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आनंद श्याम जी एक गौण चित्रकार हैं और मैंने इनके चित्र देखे हुए हैं। और जितने भी चित्र होते हैं वो पर्यावरण के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। क्यों श्याम जी? जी सर, मेरा नाम आनंद कुमार श्याम है और मैं पिछले 40 सालों से गौण प्रधान चित्रकला का कार्य कर रहा हूँ। वास्तु में हम लोग ग्राम पाटनगढ़ डिंडोरी के रहने वाले हैं।
हैं, लेकिन 30-40 साल पहले हम जब भारत भवन का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर आए थे जी। तो हमारे जो चित्रकला में हम लोग ये संदेश देते हैं कि ये पर्यावरण की संरक्षण कैसे हो, इसमें पर्यावरण को कैसे हम लोग माने और कैसे हमारे परंपरा से पर्यावरण को मानते आ रहे हैं। तो हमारे चित्र जो होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। एक धार्मिक परक होता है, उसमें देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। दूसरा सौंदर्य परक होता है, सुंदरता के लिए अपने घर को सजाने के लिए बनाते हैं लोग। और तीसरा कहानी लोक कथाओं पर आधारित चित्र होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि पहले जो गुफाओं में चित्र, नर्मदा घाटी की जो गुफाओं में चित्र बनते थे वो हमारे पुरातन आदिवासी लोग ही चित्र बनाया करते थे, गुफाओं में रहते थे। अब उसके बाद जो दीवारों का चित्र, दीवारों मिट्टी की दीवार बनने लगी, उसमें चित्र बनाने लगे। तो ये कहते बनाते थे कि इसमें घर में चित्र आप बनाओगे तो भूत प्रेत का वास नहीं होगा यहाँ पर, और अच्छे रंग से आप जीवन यापन कर सकेंगे। प्रत्येक जो प्राणी है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर घर का निर्माण करते थे, उसमें चित्र बनाते थे। और वो उसमें क्या होता है कि जो हमारे चित्र होते हैं उसमें कस्टम सिस्टम का उसमें चित्रण होता है। जैसे एक मनुष्य है, जैसे आदिवासी है, उसको एक पेड़ से रिश्ता है, उसका गोत्र का, जैसे मैं श्याम गोत्र का हूँ तो मुझे आम के पेड़ को संरक्षण करना पड़ेगा, एक पेड़ को। कोई हमारे महुआ के गोत्र वाले हैं, हमारे जो पत्नी तेकाम गोत्र की थी कलावती श्याम, तो वो कछुए का और इमली के पेड़ का संरक्षण करती थी। तो आदिवासी शुरू से पर्यावरण प्रेमी होते हैं और एक पेड़, एक पशु और पक्षी का संरक्षण काम करते हैं। जी। आनंद श्याम जी ने अपनी बहुत अच्छे ढंग से बात रखी है। निर्मला प्रधान जी, पर्यावरण संरक्षण की हम बात कर रहे हैं और आदिवासी जीवन में पर्यावरण चेतना की बात कर रहे हैं। भले हम इसको आस्था से जोड़ें, पुरातन काल से कि आदिवासी और पर्यावरण का एक संबंध रहा है, उनकी आस्था रही है उनके प्रति, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। इसके पीछे मुझे लगता है वैज्ञानिक वजह भी रही है, जिसका अध्ययन शायद उतना हो नहीं पाया है जितना होना चाहिए। तो इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। आप आदिवासी जीवन शैली के काफ़ी करीब हैं और आप उद्यमी भी हैं और काफ़ी लोगों से मिले भी हैं। जो इनका पर्यावरण चेतना की हम बात कर रहे हैं आदिवासी जीवन शैली में, उसका वैज्ञानिक पहलू क्या होता है? जी धन्यवाद सर। मैं निर्मला प्रधान भोपाल से ही हूँ और मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे 33 साल हो गए भोपाल में। और मैं देखती हूँ कि अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग बसे हुए हैं, तो उनके साथ मिलना जुलना होता है। और हमने देखा है कि आदिवासी संस्कृति हर राज्यों में एक जैसे है, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर में है। तो मैं इंडिया की बात करती हूँ, चूँकि मैं उरांव जाति से हूँ। तो उरांव जाति में जो भी रहन सहन जीवन पद्धति है वो सभी समुदाय में है जी। और हम लोग प्रकृति की पूजा तो सभी लोग करते हैं, पर आदिवासी समुदाय जो प्रकृति के करीब हैं और वो लोग जो अपनी जीवन शैली जो जीते हैं, सबसे पहले मैं कहूँ तो पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि देखिए हम लोग कृषि जीवन पर आधारित होते हैं, और अगर पेड़ पौधे कटेंगे, जैसे कि अभी हमारे हसदेव जंगल कट रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा में भी इतना सारा वन कट रहा है, और सबसे ज़्यादा झारखंड में भी वन संपदा कट रहा है। तो हम लोग बहुत व्यथित हैं इसलिए क्योंकि पेड़ के कटने से आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी, और ऑक्सीजन कम होगा तो बारिश भी कम होगी, और बारिश कम होगी तो हम जो कृषि पर आधारित है हमें कमियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग वन को बचाते हैं। और जैसे ही अभी तो बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, अपने जो जैसे किसी का जन्मदिन होता है या फिर किसी माँ बाप नहीं रहे तो उनके नाम पर हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है कि उनके जन्मदिन पे हम लोग पेड़ लगाएं। तो इस प्रकार से हम जैसे एक सॉल्यूशन निकाला कि जितने वन कट रहे हैं उतने हम पेड़ लगाएं। और प्रकृति से जुड़ाव हमारा ऐसे होता है कि जैसे हम लोग, मैंने कहा कि कृषि जीवन पर आधारित है,
तो हम लोग जब बोनी करते हैं तो धरती माँ को प्रणाम करते हैं और हमारे पूर्वजों को नाम लेते हैं। उसके बाद में हम लोग बोनी करते हैं। वैसे ही अगर कोई पेड़ काटना ही है तो सबसे पहले उसको प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही काटते हैं। फिर भी जैसे कुछ चीज़, जैसे उरांव जनजाति में आपने कर्मा त्योहार सुना होगा, तो हम लोग करम वृक्ष को किसी भी हालत में नहीं काटते हैं। अगर किसी को घर बनाना होगा और करम वृक्ष हो गया तो उसके इतर हम दीवार भले वहाँ पर आंगन में खड़े कर लेंगे, लेकिन करम पेड़ को काटेंगे नहीं। तो इस प्रकार प्रकृति से हमारा जुड़ाव है। बिल्कुल। और वैज्ञानिक जो वजह इसके पीछे है वो भी आपने बताई है। और निश्चित तौर पर अगर प्रकृति का असंतुलन बढ़ेगा तो मानव जाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। एक किताब मैंने पढ़ी है, जंगल के दावेदार जी, जानी मानी साहित्यकार महाश्वेता देवी जी की किताब है। और आदिवासियों का जो जंगल के प्रति स्नेह है, जो उनकी आस्था है और जो संघर्ष है जंगलों को बचाने के पीछे आदिवासियों का, वो इस किताब में बहुत मजबूती के साथ लिखा उन्होंने, महाश्वेता देवी जी ने। साहित्य की बात करें या संगीत की बात करें, चित्रकला की बात करें, ये केंद्र बिंदु इसमें पर्यावरण ही रहता है। जी शरद जी, एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में कुछ आपने पूछा था और निर्मला जी ने भी बताया। बहुत सरल एग्जांपल दूं कि पहले हम लोग नदी में सिक्का फेंकते हैं, जो पवित्र नदी होती है, अपन चढ़ाते हैं, मतलब एक धर्म का नाम पर, हर समाज का। तो वो आदिवासियों की ही देन है ये, कि पहले तांबे का जो सिक्का होता था वो पानी को क्लियर करता था, रोग मुक्त करता था। तो अब समय बदल गया, अब दूसरे कॉइन्स आ गए हैं, दूसरी करेंसी आ गई, तो अब ये वो एक परंपरा में आ गई थी, पर अभी भी उस चीज़ को अपना रहे हैं लोग, है ना। तो ये जो चीज़ है उनका एक हर चीज़ में दृष्टिकोण का है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा क्या है कि नांग जो सांप है उसको खासकर बचाते हैं, कि वो क्या है कि चूहों से परेशान रहते थे किसान, तो नांग जो सांप है उसको बचाते थे, उनका संरक्षण। तो उनको नांग देवता के रूप में उनको पूजा जाने लगा और हर व्यक्ति गांव में नांग देवता की पूजा करते हैं। तो वो तो एक सांप है। तो ये इस तरह से बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अध्ययन किया। फिर वो जो खाना आप देखिए कि जो महुआ का किस तरह से प्रयोग करते हैं, महुआ फूल होता है और उसका गुल्ली निकलता, तो हर चीज़ का कैसे तेल निकालना है, उसको खाना, तो ये भोजन के रूप में शामिल करना, तो पर्यावरण के साथ में कैसे वो अपने आप को एक ढालना कि पर्यावरण के अनुकूल हो, ये सब चीज़ें उनके जीवन शैली में ही थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है कि जो लोग हैं, जो मतलब एक ज्ञान जो होता है ना, ओरल जो नॉलेज है, उनके लिए कोई लिखने वाला था नहीं, मतलब जो अक्षरी ज्ञान होता है वो नहीं था, गैप आ गया था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, पर वो यहाँ की बहुत, तो आप सोचिए कि दुनिया में जो बेस्ट सिविलाइजेशन थी, मतलब दुनिया की, क्योंकि 1920-21 के पहले लोगों को मालूम नहीं था। अंग्रेज भी समझते थे कि यहाँ पर लोग मतलब ऐसे ही थे, कबीले के रूप में रहते थे, पर ऐसा नहीं था। यहाँ एक बहुत ऐसी सभ्यता का उदय हुआ यहाँ, और ताकि विदेशों से भी व्यापार होता था। तो आप सोचिए कि कितना ज्ञान उनका था। और आप देखिए कि जैसे भीमबेटका जाएंगे, जो वर्ल्ड हेरिटेज है अपने मतलब मध्य प्रदेश में ही है, तो वहाँ पर किस तरह से चित्रकारी और किस तरह से जीवन शैली, सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ रखा चीज़ें हमारे लिए, कि किस तरह से हम सीख सकते हैं। वहाँ महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ में कितना समन्वय होता था। अब आप देखिए कि आपने देखा होगा कि इतिहास में कभी भी आदिवासी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, और आदिवासी समाज जो है बहुत सिंपल और बहुत ईमानदार, चरित्रवान है। तो उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है आज दुनिया को, कि ट्राइबल्स का जो जीवन शैली है उनका, कैसे वो लोग जंगलों के साथ, अपना पर्यावरण के साथ कैसा वो लोग समन्वय बना के कैसा उनके साथ जीवन जीते हैं, ये अध्ययन करके दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो अध्ययन कर रहे हैं। आपको खुशी होगी कि अभी जिनेवा गए हैं सोनम वांगचुक जी, तो उनको वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर कैसे हम लोग दुनिया को, पृथ्वी को बचाएं, उस पर उनको बुलाया है वहाँ। फिर आप देखें वो आदिवासी हैं, सोनम वांगचुक जी भी, और एक भारत के जो वन पुरुष हैं जादव पायेंग जी, वो भी पद्मश्री हैं, और वो उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो भी ट्राइबल हैं।
तो वो अपने आप में वैज्ञानिक हैं। जो उनके पास अक्षरी ज्ञान नहीं था, ये जादव पायेंग जी के पास, वो तो बहुत सिंपल व्यक्ति थे। वो 1360 एकड़ का जंगल खड़ा कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने जो आदिवासी की जो जीवन शैली है उनके लाइफ में ही पर्यावरण है, मतलब पर्यावरण के साथ ही है। वो जैव विविधता से अलग बिल्कुल नहीं है, वो जैव विविधता के साथ में अपने को मिलाकर जोड़ते हैं। और यही वजह है मुझे लगता है कि चाहे उस साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें या चित्रकारी की बात करें या उनकी खुद की जीवन शैली की बात करें, तो सब जगह पर्यावरण एक प्रमुखता से उभर कर आता है। मुझे लगता है जैसे अभी निर्मला प्रधान जी ने कहा है कि हम सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में अगर आदिवासियों का रहन सहन देखें तो उनका पर्यावरण के प्रति जो लगाव रहता है, उनकी आस्था रहती है, जंगलों के बीच ही अपना जीवन जीना। और इसीलिए मुझे लगता है कि पर्यावरण का जो संतुलन बना हुआ है उसमें आदिवासी जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्या कहेंगे निर्मला जी? जी सर, इसमें मैं वैज्ञानिक रीज़न में जो समझती हूँ, जैसे अभी पीपल के पेड़ में पानी देना, बरगद के पेड़ में पानी चढ़ाना देना, मतलब जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसका वैज्ञानिक रीज़न आदिवासियों से ही हुआ है या जनजातीय शैली से ही हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि देखिए दोनों ही पेड़ बहुत ज़्यादा उसके पत्ती जो हैं घना होते हैं, और पीपल हो या बरगद हो या हम लोग सखुआ पेड़ जिसको कहते हैं, है ना, तो इसका पेड़ में पानी देने का, पानी चढ़ाने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न वही होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन जैसे मैंने पहले कहा था, ऑक्सीजन देंगे तो ज़्यादा बारिश होगी, और बारिश होगी तो हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और एक चीज़ मैं जनजातियों का पूजा पद्धति जब मैं देखती हूँ तो हमारे यहाँ एक सरहुल पूजा होता है जिसको प्रकृति पूजा हम लोग कहते हैं। तो सरहुल पूजा, सरहुल मतलब जो सखुआ का पेड़ होता है उसका झुंड होता है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो पीढ़ी है, हम लोग हस्तांतरण करते हैं, जागरूक करते हैं कि हम लोग पेड़ों के झुंड को पूजा करें या वन को पूजा करें, जंगल को पूजा करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसको देखे और वही इसको संरक्षित करें। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हमारे लिए पर्यावरण संतुलन कितना ज़रूरी है और जो आदिवासी जीवन शैली है वो कितनी ज़रूरी है। पर्यावरण को संतुलित बनाने में आदिवासियों का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। आनंद श्याम जी, आप गौण चित्रकार हैं जी, और आपकी चित्रकारी तो देश के तमाम हिस्सों में जाती है। अपनी चित्रकारी के माध्यम से जो संदेश देते हैं आप पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी को पहुंचाने के लिए, कि हमारे लिए जैसा अभी निर्मला जी ने कहा कि पर्यावरण या ये जो शुद्ध वायुमंडल कितना ज़रूरी है, अपने चित्रों के माध्यम से भी आप ये संदेश पहुंचा रहे हैं युवा पीढ़ी तक। जी, मैंने बताया था सर पहले कि हमारे जो चित्र होते हैं सुंदरता के लिए, उसमें पर्यावरण की क्या पर्यावरण की भूमिका मैं बता रहा हूँ कि उसमें हम लोग ये संदेश देते हैं कि आप चित्रों के माध्यम से पेड़ बनाएं, और पेड़ पे हमने पक्षी बैठाए तो पेड़ का पक्षी से संबंध है जी, और वहाँ उसके नीचे जानवर बैठते हैं तो वो भी हमने दिखाया उसमें कि उस जानवर, पेड़ और पक्षी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और पेड़ों की छाया में जानवर बैठते हैं तो और एक पक्षी उसके ऊपर बैठ के उनका संरक्षण, उनका जो गाय बैल जो बैठते हैं उनके नीचे जो जीव जंतु उड़ते हैं उसको लोग उसका शिकार करके उसका अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसी चित्र को हम चित्रण करके दुनिया पर पर्यावरण के बारे में चित्र बनाते हैं, और उनके देवी देवता हैं उनका भी चित्रण हम लोग करते हैं जी। यानी चित्रों के माध्यम से अब अगली पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं कि हमारे लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है, और खासकर आदिवासी जीवन शैली की बात करें तो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और बहुत सारी बातें इसमें निकल कर आई हैं। निर्मला जी ने कहा कि पूरे विश्व में किसी भी देश की बात कर लो आप, आदिवासियों की जीवन शैली है लगभग एक जैसी है। वो जंगलों के प्रति उनका स्नेह, पर्यावरण के प्रति उनका प्यार, आस्था, वो पूरे विश्व में लगभग एक जैसी, और मुझे लगता है कि मानवता के लिए इससे बड़ी भूमिका कुछ और हो नहीं सकती है। अंत में हमारे पास समय कम है, 1 मिनट में आप अपनी बात को कैसे खत्म करना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तर्ज पर हम लोग जो मैं चूँकि पर्यावरण के लिए काम करता हूँ और चिंतित रहता हूँ, तो हमने ये सोचा है कि एक अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक महोत्सव का आयोजन भोपाल में ही हो रहा है 28 जून को,
और उसमें करीब 100, 125, 150 कवि, साहित्यकार, लेखक, कलाकार आ रहे हैं। तो उनको बुलाने का ये मकसद है कि आदिवासियों के द्वारा जो रचना की गई हैं, जो कविताएं साहित्य में स्थान है, तो उनको हमको जो है सहेजना है और वो अपनी बात करेंगे और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाएंगे ताकि हम बड़ा काम जो है वो करेंगे और ताकि इसका एक लाइब्रेरी बने और लाइब्रेरी में ये ज्ञान रहे, क्योंकि ओरल ज्ञान तो मतलब है ही, परंतु जो साहित्य के रूप में है बिखरा हुआ है, कई मतलब ऐसे आप देखेंगे 28 तारीख को कि कई साहित्यकार, लेखक आएंगे जो दूसरे देशों में भी जाकर जो है उनका व्याख्यान मतलब होता है। तो उनका हम साहित्य को हम चाहते हैं कि हमारे भारत में भी अच्छा स्थान मिले, जन जन तक वो साहित्य पहुँचे और लोग उस साहित्य को पढ़ें और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। ये प्रयास आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। अंत में निर्मला जी, अपनी बात को कैसे आप अपने श्रोताओं तक रखना चाहती हैं? 1 मिनट का समय आपके पास है। सर, मैं भी कुमरे जी का समर्थन करती हूँ, क्योंकि हम लोग अलग अलग राज्यों में तो काम कर ही रहे हैं। अगर इतना बड़ा जमावड़ा हमारे अलग अलग राज्यों से कवि और कवित्री लोगों का हो रहा है, तो उसमें साहित्यिक जो लेखन कला में रुचि रखते हैं उनका भी है। तो हम लोग सब लोग मिलकर सभी राज्यों से इसका समर्थन कर रहे हैं और आने वाले समय में पर्यावरण के विषय में बहुत बड़ा काम हो सकता है, ऐसा मैंने माना है। श्री शरद सिंह कुमरे जी और निर्मला प्रधान जी, आनंद श्याम जी, आप तीनों ही ने इस परिचर्चा में भाग लिया और अपना कीमती समय हमें दिया, अपने विचार यहाँ पर रखे, हमारे श्रोताओं तक अपने विचार पहुँचाए। इन सब के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद।